गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है क्वेश्चन टैग्स का। कल हमने क्वेश्चन टैग के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन टैग के कुछ और भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और कुल मिला के आज ये सेकेंड क्लास है और शायद ये आज क्वेश्चन टैग का लास्ट लेक्चर भी होगा। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट मुझे लगेगा, मैं आपके कमेंट्स देख पाऊं, जो कि अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं। नाउ हियर वी आर। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग भाई। आ जाइए। गुड इवनिंग बेटा। सर प्लीज इस रूल का लॉजिक समझा दीजिए प्लीज। एक एडजेक्टिव नाउन, द नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। बेटा ये लेक्चर में 10 बार बताया होगा, ठीक है, लेकिन तुम घूम फिर के उसी को एक बार 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 पूछते रहोगे। चलो बता दूंगा। अच्छा लास्ट तक रुको, टाइम बच गया तो आज ही बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टुडे टू डिस्कस। काफी क्वेश्चंस हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। इसके बाद टाइम बच गया तो बता दूंगा, ठीक है। हाय हेलो। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन टैग्स की। देखिए क्वेश्चन टैग सामने आता जाएगा, आंसर बताते जाओगे, टाइम नहीं लगाना है। ए और बी। नोबडी एग्रीड विद द शॉपकीपर ऑन दैट। ऑन दैट का मतलब कोई टॉपिक, कोई प्राइस होगा, कोई टर्म्स एंड कंडीशन में से कुछ हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमने लिखा नोबडी एग्रीड विद द शॉपकीपर ऑन दैट। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, ठीक है। आज टाइम पर हो सर जी, थैंक्स। अब बेटा क्या बताएं, ये तो ऑनलाइन की चीजें हैं जो मैं लेट हो जाता हूं। नहीं तो मैं तो ऐसा पर्सन हूं कि ऑन द टाइम क्लास स्टार्ट करता हूं हमेशा। बट ऑनलाइन में कई बार होता है, कई बार नेट नहीं है, कई बार मतलब अपना जैसे टेक सपोर्ट है, थोड़ा सा लेट हो गया। तो अदरवाइज आई एम वेरी पंक्चुअल एज लॉन्ग एज इट इज अबाउट क्लास। जब तक क्लास की बात है आई एम वेरी पंक्चुअल, ठीक है। बट चलो, नथिंग इज परफेक्ट, आर दे इज दे, वो छोड़ो तुम। नथिंग इज परफेक्ट, यहां आ जाओ, पहले ये आंसर बताओ। अपने आप आंसर पता चल जाएगा। गुरुजी बैच लाइए प्लीज। अबे क्यों सेंटी कर रहा है भाई, आ जाओ। देखो नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, ये जब भी आपके लिखे होंगे ना तो सब्जेक्ट हमेशा यूज करना है दे, क्योंकि ये हमेशा रेफर करते हैं पीपल इन जनरल को। पीपल इन जनरल, तो भले ही हमने नोबडी लिखा हो, नोबडी सिंगुलर होता, बट एक्चुअली जब भी हम नोबडी, एवरीबडी, समबडी लिखते हैं ना तो हमारा रेफरेंस कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होता है, हमारा रेफरेंस होता है नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप होते हैं। तो इनके साथ में सब्जेक्ट हमेशा दे लिखा कीजिए। बाकी जैसा हमने कल पढ़ा ही था कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब नोबडी लिख दिया तो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, डिड दे। तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया डिड दे। यहां से जो एक छोटा सा पॉइंट समझना है वो क्या है कि अगर हमने नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ठीक है, समवन, एनीवन, एवरीवन, इनके सबके लिए इस क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यूज करना है तो हमेशा दे यूज कीजिए, ठीक है। वैसे ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, इनके साथ में वर्ड सिंगुलर लिखते हैं, बट होता क्या है ये किसी सिंगल पर्सन के लिए यूज नहीं होते हैं, ठीक है। ही जो होता है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को रेफर करना हो। लेकिन जब हम नोबडी, समबडी लिखते हैं तो ये बात किसी स्पेसिफिक पर्सन की ना होकर पीपल इन जनरल की होती है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इनके साथ में हमेशा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे यूज करना है। तो पहले का क्वेश्चन टैग क्या हो गया, नोबडी एग्रीड विद द शॉपकीपर ऑन दैट, डिड दे, ठीक है। तो समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, एवरीबडी, एवरीवन, अगर ये आपके सब्जेक्ट हो स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन टैग में इनके लिए प्रोनाउन दे का यूज करें। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। एवरीथिंग इन दिस ऑफिस बिलोंग्स टू कमल। अब हमने कहा इस ऑफिस में हर एक चीज जो है वो कमल की है। एवरीथिंग इन दिस ऑफिस बिलोंग्स टू कमल। अब देखो अगर एवरीबडी, एवरीवन लिखा होगा तब तो हम दे लिख देंगे क्योंकि वो पीपल इन जनरल को रेफर करते हैं। लेकिन अगर मान लो एवरीथिंग लिखा हो, ठीक है, या समथिंग लिखा हो, या एनीथिंग लिखा हो, या नथिंग लिखा हो, तो अगर मान लो ये प्रोनाउंस हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो जाएं, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एटसेट्रा, ठीक है, तो आप इनके लिए इट यूज कीजिए। ये थर्ड पर्सन के न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउंस होते हैं और इनके लिए इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हमने लिखा एवरीथिंग इन दिस ऑफिस बिलोंग्स टू कमल, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, डजंट इट। तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया डजंट इट। अब वो जो बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा था, अब देखो उसको भी मतलब आंसर कर देते हैं, नहीं तो उसके मन में ही रह जाएगी बात, ठीक है। और मन में रह जाना बात ठीक नहीं होता कई बार। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्वेश्चन टैग लिखिए जल्दी से। दूसरा, नोबडी इज इमॉर्टल, क्वेश्चन टैग लिखिए जल्दी से। जल्दी से मतलब जल्दी से ही होता है, क्योंकि आज हमें बहुत क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और मैं चाहता हूं कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन टैग आज कंप्लीट हो जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्वेश्चन टैग, नोबडी इज इमॉर्टल, क्वेश्चन टैग। धीमे लोग जल्दी कमेंट कर लिया करो, तुम लोगों से तो हमें लगता है कछुआ भी तेज चलता है। धीमे चलने के मामले में हमें लगता है तुम लोग कछुए को भी पछाड़ दोगे ना, उसको भी हरा दोगे, कछुआ भी तुमसे हार जाएगा। इन दोनों के क्वेश्चन टैग लिखो बेटा। ये है ए बी लिख गया सब में। ये मान लो है ये 1, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। चलो जल्दी से आंसर होता। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों के क्वेश्चन टैग्स लिखो। Is it, are they, isn't it, doesn't it, doesn't it, really doesn't it लिखना चाह रहे हो क्या बच्चे? वास्तव में doesn't it ही लिखना है। is लिखा हुआ है, इसे यूज करो हेल्पिंग वर्ब में। एक काम करता हूं, छोड़ो, यहां पे तुम्हें सही दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर आ जाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। यहां लिखो, यहां लिखो सारे लोग एकदम साफ साफ देख के, गलत नहीं लिखना है, बस ये है, नथिंग is impossible, वो होते हैं ना मोटिवेटर्स जो होते हैं, जिनका काम होता है लोगों को झाड़ पे टांगना, वो क्या बताते हैं कि इम्पॉसिबल क्या होता है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को कैसे डिफाइन करते हैं वो, कि इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो इसका मतलब वो तो खुद ही पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं हुआ। खैर, ये मोटिवेटर्स का काम है लोगों को झाड़ पे टांग देना, ठीक है, क्योंकि उस समय जब आदमी के दांत टूटते हैं तब तो वो कहीं आसपास नजर आते नहीं मोटिवेटर, दांत तो अपने आप अकेले तुड़वाने पड़ते हैं, मोटिवेट तो कोई भी करके निकल लेगा। तो फिलहाल में चलो, नथिंग इज इम्पॉसिबल सब कहते हैं, हमने भी कह दिया। चलो बताओ, हाँ, अब देखो तुम लोग जैसे हो ना, एक चीज मुझे सदर समझ में नहीं आती है कि तुम लोगों को कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत है कोई, या तुम लोगों को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। हाँ, अरे बहुत है मोटिवेटर बेटा, बहुत मोटिवेटर है। मोटिवेटर्स का काम क्या होता है, एसी रूम में है, लच्छेदार बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी घुमा घुमा के, ठीक है, बच्चों को झाड़ पे टांग रहे हैं, भरेंगे भुगतेंगे खुद, ठीक है भाई, हमारा काम है मोटिवेट कर देना, हमने मोटिवेट कर दिया, अब जाके तुम अपने दांत टांग जो तोड़ानी है तोड़ाओ जाके, ठीक है, वहां पर हम तो आएंगे नहीं। तो ऐसे ही है सब। चलो अब देखो यहां पे एक चीज सारे बच्चे समझना, ये जो पहले वाला क्वेश्चन टैग है ना, हमने लिखा नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसका तो क्वेश्चन टैग आप लोग जो बता रहे हो वो सही है, इसका तो क्वेश्चन टैग हो गया इज इट, नथिंग के अकॉर्डिंग इट आ गया, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आ गया। लेकिन इसमें जो तुम लोग बता रहे हो ना, नोबडी इज इमॉर्टल, और इसका आंसर बता रहे हो आर दे, ठीक है, नोबडी है तो उसके अकॉर्डिंग दे लिखना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने बताया था, तो वो सही बात है। सर संजीव सर भी आपकी क्लास लेते हैं क्या? मेरा लगता है वो आपकी क्लास लेते हैं, अभी होंगे।
अबे कहाँ इधर की बातें करते रहे, तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, इन चीजों में कुछ नहीं रखा बेटा, ये सब मोह माया। इधर आ जाओ। नोबडी इज इमॉर्टल जैसे हमने लिखा, तो नोबडी इज इमॉर्टल जो है ना, इसमें देखो किसी भी टीचर की बात अगर मैं करूंगा तो करूंगा, तुम नहीं करोगे। सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि किसी भी स्टूडेंट की बात करो, किसी भी क्वेश्चन की बात करो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, बट किसी टीचर की बात मत करना, तुम मत करना। मेरी मन होगा तो मैं कर लूंगा, मैं जो चाहे कर लूंगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग नहीं करोगे, ध्यान रखना। तो हमने लिखा नोबडी इज इमॉर्टल। अब बच्चे इसमें क्या बता रहे हैं, आर दे बता रहे हैं, लेकिन यहां पे देखो आर दे नहीं आएगा, आर भी आएगा, ठीक है। क्यों आएगा आर भी? क्योंकि इसमें नोबडी में हम खुद भी इंक्लूडेड है। नोबडी का मतलब है ऑल ह्यूमंस, सारे इंसान, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, आर वी, नोबडी इज इमॉर्टल, आर वी, कोई भी अमर नहीं है। क्या है हम? तो ऐसा नहीं कि वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ह्यूमन बींग्स। नोबडी इज इमॉर्टल जो बात है ना, वो कोई स्पेसिफिक लोगों के बारे में नहीं कही जा रही, ये बात कही जा रही है ऑल ह्यूमन बींग्स के बारे में, सारे इंसानों के बारे में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आर वी। अब जिन बच्चों के बात ना समझ में आई हो, क्योंकि हमारे बच्चे तो सीधे नाक की सीध में चल के इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीधे तीर से जाएंगे और बस इंग्लिश सीख जाएंगे एक दिन। मैं इसको ना एक दूसरे एग्जांपल से लिखता हूं। नोबडी वॉज, या इज लिख देते हैं, चलो, नोबडी इज रेडी येट। क्वेश्चन टैग हमने लिखा नोबडी इज रेडी येट, कोई भी तैयार नहीं अभी तक। मान लो किसी ने कहा कि भाई बारात चलने का टाइम हो गया, बुला लाओ सारे लोगों को। गांवों में नहीं होता, तो जैसे गांव में क्या होता है, लोगों को बता दिया जाता है पहले से ही कि भाई बारात इतने बजे जाएगी, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, बसेस हैं, कार्स हैं, सब यहाँ पर आएंगे, यहाँ से जाना है, ठीक है। मान लीजिए बसेस आ गई सारा, और तैयारी हो गई निकलने की, बहुत से लोग गांव के अभी नहीं आए, लेट लतीफ होते हैं, ठीक है। कोई अपना डीओ ढूंढ रहा है, डीओ लगाना चाह रहा है, कोई अपना फेशियल करा रहा है, ठीक है, लेट हो रहा है बारात के चक्कर में। तो लोगों ने कहा भाई बुला लो, तो कोई गया, उसने आके ये रिपोर्ट दे दी, नोबडी इज रेडी येट, अभी तो कोई तैयारी नहीं है। तो अभी जो हमने नोबडी इज रेडी येट लिखा ना, ये हमें पता ऑल ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही थी मैनकाइंड की, सारे इंसानों की। तो यहां पे जो नोबडी है ना, वो सारे इंसानों को रेफर कर रहा है प्रोनाउन। नोबडी इज इमॉर्टल का मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग इमॉर्टल नहीं है, जितने भी इंसान है ना सब नश्वर है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने लिखा ना नोबडी इज रेडी येट, कि अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ, तो ये बात सारे इंसानों की नहीं हो रही, ये कुछ खास लोगों की जिनको रेडी होना था लेकिन नहीं है, उनकी बात हो रही है। तो यहां पे आप आर दे लिख सकते हो, नोबडी इज रेडी येट, आर दे। तो मैंने जैसे आपसे कह दिया कि आज हम जो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़े से हटके भी हैं। आपको कुछ चैप्टर का नाम क्या है, कल जो पढ़ा है, हिंदी देखो इसकी, जो पढ़ाए वो पता नहीं, इसका मतलब क्या माने, कल आने वाला है, कल चला गया। विलेज में सब असल में साउथ इंडिया के हीरो होते हैं, सबके नखरे होते हैं हजार। तो ये अपना ध्यान रखना कि नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनके साथ में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट दे क्वेश्चन टैग में। बट अगर आप बात सबकी करो, ऑल ह्यूमन बींग्स की बात करो, तो ह्यूमन बींग्स में आप खुद भी इंक्लूड हो जाओगे, जो स्पीकर है वो खुद भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो उस केस में हम वी लिख देते हैं। ये ध्यान रखना, ये समझ की बात है, ये रूल की बात नहीं है, रूल से बात आप नहीं कभी समझ पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पे जैसे हमने देखो ये लिखा नोबडी अग्रीड विद द शॉपकीपर ऑन दैट, तो यहां पे नोबडी का मतलब स्पेसिफिक पीपल है, यहां पे नोबडी का मतलब सारे ह्यूमंस नहीं है, यहां पे नोबडी का मतलब है स्पेसिफिक पीपल। तो हमने लिख दिया दे, डिड दे, ठीक है। फिर यहां लिखा एवरीथिंग इन दिस ऑफिस बिलोंग्स टू कमल, कि इस ऑफिस में जितनी भी चीजें सब कमल की हैं। तो एवरीथिंग के अकॉर्डिंग इट आ जाएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डजंट इट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इन दिस जंगल एंड देयर लाइज द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर। बेटा जल्दी से आंसर बता दो। तुम लोग थोड़े मुझे धीमे किस्म के लिखते हो। ये क्वेश्चन ए है, ये क्वेश्चन बी है, जल्दी से आंसर बता दो। क्वेश्चन टैग्स
सो प्लीज हेल्प मी ज्वाइन योर बैच। विच बैच डियर? दोरजी, कौन सा बैच ज्वाइन करना है? किस बैच को लेकर बात कर रहे हो? विच बैच डू यू वांट टू ज्वाइन? देखो, अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फाउंडेशन बैच की बात कर रहे हो तो भाई वो बैच अवेलेबल है ऐप पर जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। और अगर वहां पर आपको नहीं मिल पा रहा है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपको बैच नहीं मिल पा रहा है, तो एग्जामपुर के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे फोन कर सकते हो, उन पे व्हाट्सएप कर सकते हो, वो आपकी टेक्निकल हेल्प करेंगे कि हाउ कैन यू ज्वाइन दैट बैच। लेकिन मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं चाहूं भी तो मदद नहीं कर सकता। आर दे वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुम लोग तो एकदम से। देखो एक चीज समझना, ये जो देयर होता है ना बेटा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये देयर एक तो होता है हमारा एडवर्ब, ठीक है, मतलब दोनों तरीके से एडवर्ब होता है। कई बार हम इसको सेंटेंस में एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, कई बार हम इसे नहीं भी यूज करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, वो क्लियर करे वगैरह आपको आंसर मैं समझा नहीं पाऊंगा, तुम भले समझ जाओ लेकिन मैं समझा नहीं पाऊंगा। देखो पहले वो पॉइंट क्लियर कर देता हूं। हमने कहा योर फोन इज लाइंग देयर, ठीक है, ये सेंटेंस देखो, इसमें जो देयर है ना ये एडवर्ब है। देयर जो होता है ना बेटा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। देयर का मतलब होता है एट दैट प्लेस, ठीक है। योर फोन सब्जेक्ट है, इज लाइंग वर्ब है, देयर एडवर्ब है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, देयर इज लाइंग योर फोन, तो देखो तो भी ये देयर एडवर्ब रहेगा, ठीक है। और इज लाइंग जो वर्ब है वो हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दी, तो ये इसे हम कहते हैं एक्चुअल में इन्वर्टेड फॉर्म। ये इन्वर्जन है कि जब हम किसी एडवर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हम वर्ब को इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। तो देयर इज लाइंग योर फोन एंड योर फोन इज लाइंग देयर, ये दोनों एक ही बातें हैं। यहां पर जो देयर एडवर्ब है वो हमने वर्ब के बाद लिखा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो वर्ब के बाद ही लिखे जाते हैं। लेकिन अगर हमें उस बात को स्ट्रेस करना, मान लो कोई पर्सन है अपना क्या नाम फोन ढूंढता घूम रहा है, परेशान है, और हमें अचानक से दिखाई पड़ा कि वो पड़ा उसका फोन, तो हम उससे कह देंगे देयर इज लाइंग योर फोन, वो रहा तुम्हारा फोन। तो देयर यहाँ पे एडवर्ब है और हमने उसको एम्फसाइज करना है, उस पोजीशन को, उस प्लेस को एम्फसाइज करना है जहां पर उसका फोन है, तो हमने देयर को शुरुआत में लिख दिया। तो आप में से ज्यादातर बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि जब हम किसी एडवर्ब को फोकस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो हमने उसके साथ में इन्वर्जन लिख दिया, देयर इज लाइंग योर फोन, ठीक। फिर एक देयर जो होता है वो हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा देयर वॉज अ किंग, कि एक राजा था। अभी जो हमने लिखा ना देयर वॉज अ किंग, यहां पे देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, यहां पर देयर लिखकर हम किसी प्लेस को, किसी पोजीशन को हाईलाइट या स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं कि वहां था वो राजा। जैसे हमने किसी से कहा कि वो रहा तुम्हारा फोन, देयर इज लाइंग योर फोन, वो पड़ा तुम्हारा फोन, तो ये तो देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि इसके थ्रू हम उस प्लेस को रेफर कर रहे हैं जहां पे उस पर्सन का फोन पड़ा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें फोन है। लेकिन जब हम कहानियां वगैरह पढ़ते हैं और ये लिखते हैं कि देयर वॉज अ किंग, तो हम देयर वॉज अ किंग में देयर लिखकर किसी प्लेस को रेफर नहीं कर रहे होते कि वहां एक राजा था, ठीक है, कि वहां पर था राजा, वो देखो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये जो देयर होता है ना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और इसका यूज हम करते हैं किसी ऐसे नाउन या प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिसके बारे में लोगों को पहले से नहीं पता, जो हमारी ऑडियंस के लिए इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो जो इंडेफिनिट नाउन्स होते हैं, जब हम उनके एग्जिस्टेंस को रेफर करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, देयर आर 5 members in my family, there are 5 members in my family, कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। तो ये जो देयर है ना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है बच्चे, ये एडवर्ब नहीं है, ध्यान देना। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली लिखकर हम ये नहीं बता रहे कि वहां पर है 5 मेंबर मेरी फैमिली में, देखो वहां पर है 5 मेंबर्स मेरी फैमिली में, वहां पर है 5 मेंबर्स मेरी फैमिली में, ये ऐसा नहीं है। ये देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसका यूज हम करते हैं सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बताने के लिए, कोई चीज है या नहीं है, थी या नहीं थी, होगी या नहीं होगी, ये बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस तुम्हें समझना पड़ेगा वो दोनों क्वेश्चंस के क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, कि एक तो देयर एडवर्ब होता है और एक देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है।
अब जब देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तब हम इसका यूज क्वेश्चन टैग में करते हैं। जैसे लिखा देयर वाज अ किंग, तो हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे वाजंट देयर। देयर वाज अ किंग का क्वेश्चन टैग बन जाएगा वाजंट देयर। ये देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली का क्वेश्चन टैग बन जाएगा आरंट देयर। ठीक है ये। लेकिन जब देयर एडवर्ब होगा और इन्वर्जन के लिए इसको आप शुरू में लिख दोगे तो सब्जेक्ट देयर नहीं बनेगा, तो सब्जेक्ट वो बनेगा जिसके बारे में बात हो रही थी। अब जैसे फोन के बारे में बात हो रही है तो फोन के लिए प्रोनाउन यूज करोगे तो इज आएगा, तो हो जाएगा इजंट इट। अब ये बात महीन है, थोड़ी सी बारीक है, लेकिन भैया 2 महीने से ज्यादा टाइम मुझे हो चुका है इस बैच में, रैंकर्स बैच में पढ़ाते हुए, लगभग 3 महीने हो गए। और अब मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर ऐसी चीजें तुम्हें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी तो तुम समझ लोगे। ठीक है, तो अब मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं कि अब अगर मैं तुम्हें ये बातें बताऊंगा तो एटलीस्ट अब समझ लोगे, क्योंकि हम लोग कम से कम 2.5-3 महीने से एक साथ में हैं। अब तुम मेरा पढ़ाने का तरीका और जो इंग्लिश के बेसिक्स हैं थोड़े से तुम्हें क्लियर होंगे पहले के मुकाबले। ठीक है, तो अब तुम्हें बता सकते होगे। तो देयर इज लाइंग योर फोन का क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट इट, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट फोन है। देयर जो है वो एडवर्ब है, उसको इन्वर्जन के चक्कर में पहले लिख दिया गया। ठीक है, लेकिन यहां पे जो देयर वाज अ किंग और देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली जो है, इसमें देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो जब देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तो फिर हम क्वेश्चन टैग में इसी का यूज कर लेते हैं। तो देयर वाज अ किंग का क्वेश्चन टैग बन जाएगा वाजंट देयर, और देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली का क्वेश्चन टैग बन जाएगा आरंट देयर। अब अगर ये पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए तो मुझे लगता है इन क्वेश्चंस का तुम आंसर बता पाओगे। चलो, ये ए है और ये बी है, जल्दी से आंसर। देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इन दिस जंगल एंड देयर लाइज द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर। आंसर बताओ बेटा जल्दी से, पूछा मत करो, बहुत पूछते हो भाई तुम लोग, बहुत पूछते हो। ठीक है, मतलब तुम्हें पता नहीं भगवान ने मुंह दिया है कि मतलब जो मन में आता पूछते रहते हो, जो मन में, थोड़ा सोच भी लिया करो। भगवान ने अकल भी दी हम लोगों को। ठीक है, हमें भगवान ने केवल मुंह नहीं दिया है, हमें अकल भी दी कि थोड़ा अपने आप भी सोच लिया करो। चाहे पूछने वाली बात है चाहे नहीं पूछने वाली बात है, पूछेंगे टीचर से, कुछ सोच भी लिया करो। सोचने से अकल तेज होती है, पूछने से अकल तेज नहीं होती है। लेकिन सोचने से तो बच्चों ने दुश्मनी कर रखी है। गुरुजी मेरा सही है, हाँ बिल्कुल सही होगा, पढ़े लिखे बच्चों का तो सही आंसर होता ही है। देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इन दिस जंगल, देयर लाइज द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर। ये पढ़ी वो किताब जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ठीक है, अब देखो ये जो देयर है ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो ये बताने के लिए यूज किया गया कि जंगल में एनिमल्स हैं या नहीं है। तो ये देयर जो है ना प्लेस को रेफर नहीं कर रहा, प्लेस के लिए तो इन दिस जंगल लिखा ही हुआ है। ये देयर किसे रेफर कर रहा है, ये देयर ये बताने के लिए लिखा गया है कि एनिमल्स हैं या नहीं है। तो जब हमें किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बताना होता है कि वेदर समथिंग एग्जिस्ट और नॉट, कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, करती थी या नहीं करती थी, करेगी या नहीं करेगी, तो हम देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं। तो ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है यहाँ। ठीक है, अच्छा ये जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो ये बताने के लिए लिखा गया कि वो बुक जिसको ये ढूंढ रहा है कहां पड़ी है। तो ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है, ये देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो इस बात के लिए लिखा गया कि वो बुक जिसे ये ढूंढ रहा है वो कहां पड़ी है। देयर लाइज द बुक, वो पड़ी किताब तुम्हारी। ठीक है, तो जब उसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो उसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा आर देयर। आर देयर क्यों लिखा समझ लेना, आर देयर इसलिए लिखा क्योंकि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डजंट इट। यहां पे सब्जेक्ट देखो क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है बुक, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, बुक है। तो सब्जेक्ट बुक है, बुक के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इसमें बन जाएगा देयर लाइज द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर, डजंट इट। उसका बनेगा देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इन द जंगल, आर देयर, आरंट इट, रियली आरंट इट। मतलब अकल है नहीं कि यूज नहीं करते हो, मतलब कोई वो कर लिया, क्या नाम, शपथ लिए कि नहीं अकल यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लाइज लिखा हुआ है, तो डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, तुम इस यूज करना चाह रहे हो। चलो ये हो गया, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन टैग देखो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन टैग हमारा ये है ए बी। द फैमिली हैड डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दैट। मान लो कोई मैटर है और फैमिली में लोगों के अपने ओपिनियंस अलग अलग हैं। ठीक है, दूसरा कमल एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ न्यू म्यूजिक प्लेयर। हमने कहा भाई कमल ने और मैंने एक नया म्यूजिक प्लेयर ऑर्डर किया है। क्वेश्चन टैग
सर अच्छी तरह समझाइए। हाँ, सीखूंगा, अच्छा तरीका मैं सीखूंगा समझाने के लिए। इतने ज्ञानी बच्चे हैं, मतलब इन्हें सब पता है कि अच्छा तरीका क्या है, बुरा तरीका है, बस इंग्लिश नहीं आती। इन्हें तरीके पता है कि भाई ये अच्छा तरीका है समझने समझाने का, ये गलत तरीका है समझने समझाने का, आती नहीं है। बेटा थोड़ा सा अपने पे भी काम कर लो, ये भी सोच लो कि खुद को भी थोड़ा बदलना है, ठीक है। दूसरों को ही बदलते घूम रहे हो क्या? हमें बदल दो, दुनिया को बदल दो, इंग्लिश को बदल दो, टीचर्स को बदल दो, यूट्यूब चैनल बदल दो, और सब्सक्राइबर बदल दो, अब खुद को नहीं बदलना, ठीक है। सही से समझाइए। बच्चा बिल्कुल, मैंने अब फिर एक बच्चा था वो कल मेरे से कह रहा है कि सर आप ऑनलाइन वाले बच्चों की बुराई करता। ठीक है, मैं बुराई नहीं करता, तुम्हारी हरकतें ऐसी होती है कि अगर मैं ना कहूं तो मुझे लगेगा मैं बेईमानी कर रहा हूं। ठीक है भाई, मैं जो समझा रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो आपको लॉजिक्स बता रहा हूं उनको समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हो, मतलब ज्ञान लेने के बजाय आप ज्ञान को भेज रहे हो। ठीक है, आप मुझे ज्ञान भेज रहे हो कि भाई सही से समझाइए। अजीब आदमी, बेसिक बता रहे हैं, टू द पॉइंट बात बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे समझना, द फैमिली हैड डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दैट। आप में से ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे, और इसी बैच में ये जो बच्चों को जिनको प्रॉब्लम होती है, मैं बता दूं ये किन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो रेगुलर नहीं है, जो इस बैच में पंक्चुअल नहीं है। जब जिनका मन हुआ अपना आए, जब मन हुआ चले गए, जब मन हुआ पढ़ा, जब मन हुआ अपना सो गए, जब मन हुआ अपना लेट गए। ऐसे तो देखो हमसे तो पढ़ चुके हैं, ऐसे तो मुझसे तो नहीं इस तरीके से आप पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरे से तभी आप सीख पाओगे जब आप रेगुलर रहोगे, पंक्चुअल रहोगे। ठीक है, तो ये जो मैं अब कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको बताया गया है 9 चैप्टर में। मैं देखो एक बार बता देता हूं क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि फैमिली, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में पढ़ाया होगा, फैमिली, टीम, ज्यूरी, ऑडियंस, कमिटी, काउंसिल, ठीक है, कमिटी, काउंसिल एक्सेट्रा। क्रू भी आप लिख लो कहीं पे, क्रू लिख दो। अब देखो क्रू है, कमिटी है, काउंसिल है, टीम है, ज्यूरी है, ऑडियंस है, काउंसिल है, ये सब ना ग्रुप्स हैं। ये मतलब लोगों के ग्रुप हैं। अब जिन लोगों के ग्रुप होते हैं, अगर वो लोग एक यूनिट के तरीके से एक्ट करें, ठीक है, फ्री वाले बैच में एनरोल नहीं हो रहा है बेटा, मैं आज कह दूंगा एक बार एग्जाम्पल, मतलब जो मैनेजमेंट टीम है जो ये देखते हैं ऐप वगैरह का, मैं उनसे एक बार कह दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ाना है, उस पर मैं थोड़ा कुछ मतलब घटा बढ़ा सकता हूं। किसका एनरोलमेंट ऐप पर हो पा रहा है, किसका एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी में आता नहीं है, और मेरी क्षमता भी नहीं है उसको मतलब डील कर पाने की। तो आप जो एग्जामपुर का हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें या जो भी करें, ठीक है, उस पर करें एक बार। बाकी मैं कह दूंगा, आपकी बात पहुंचा दूंगा कि भाई हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाउंडेशन बैच को, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बट किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है आप उनको देखिए, लेकिन तुम लोग एक बार मैसेज ऐसे डाल देना, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ये क्रू है, फैमिली है, टीम है, ज्यूरी है, ऑडियंस है, कमिटी है, काउंसिल है, ठीक है, ये है। अब जिन लोगों से ये ग्रुप्स बनते हैं, अगर वो लोग एक यूनिट के तरीके से एक्ट करें तो ये सिंगुलर हो जाते हैं। अगर वो लोग इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट करें तो ये प्लुरल हो जाते हैं। तो सब नहीं पढ़ा होगा ना, द फैमिली आर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दैट मैटर, ये तो सब नहीं पढ़ा होता है। तो ज्यूरी है, फैमिली है, कमिटी है, काउंसिल है, टीम है। अगर हम इन नाउन्स का यूज करें एज ए यूनिट, ठीक है, अगर सारे मेंबर्स जिनसे वो कमिटी या वो काउंसिल बनी है, अगर एक यूनिट के तरीके से एक्ट करें तो वो सिंगुलर है। अगर वो सेपरेट इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट करें तो फिर वो प्लुरल है। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, द फैमिली हैड डिफरेंट ओपिनियंस। अब हमने यहां पे लिखा कि जो फैमिली है, ठीक है, उसके डिफरेंट ओपिनियंस थे, तो इसका मतलब जो भी मेंबर्स थे फैमिली में उन सबके ओपिनियंस अलग अलग थे। अगर उन सबके ओपिनियंस अलग अलग थे तो इसका मतलब जो फैमिली के लोग थे वो एक यूनिट के तरीके से एक्ट नहीं कर रहे थे, वो सेपरेट इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट कर रहे थे। तो हम फैमिली के लिए यहाँ पे प्रोनाउन इट नहीं यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन टैग इसका पता क्या बनेगा, द फैमिली हैड डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट, डिडंट दे, डिडंट दे, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट दे। चलो, अब किसको नहीं ये बात समझ में आई जल्दी से बताएं।
अरे भैया ये बात किसको समझ में नहीं आई? द फैमिली हैड डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दैट का क्वेश्चन टैग बन गया डिडंट दे। अब कोई बच्चा ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ को समझ में नहीं आया होगा। आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। यू हैव गॉन बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, कि तुमने मेरे एक्सपेक्टेशंस को भी मतलब आगे निकल गए। लेकिन कुछ होंगे, मैं मानता हूं कि जिनको भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो आ गया। एक बार और सर प्लीज। हाँ, एक बार, दो बार, चार बार, भैया जितनी बार कहोगे क्यों नहीं बताएंगे। डिटेल में बता दीजिए। डिटेल में पढ़ा चुके हैं देवी जी। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जब मैं चैप्टर करा रहा था उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है? रेगुलर पढ़ना नहीं तुम्हें तो हो गया ऐसे। वो कह रहा देखो स्पोकन का बैच लेकर आओ। अबे हमें स्पोकन नहीं आती, हम बैच कहां से लेकर आए? हैड हेल्पिंग वर्ब है तो फिर वर्ब डिड क्यों? देवी जी हैड नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब, दैट इज द प्रॉब्लम। यही तो समस्या है। तुम लोग देखते कुछ और होता कुछ है, ठीक है? होता शेर है, तुम्हें दिखाई बंदर पड़ता है, तो ऐसे तो नहीं काम होगा ना। ये हैड बेटा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है। ध्यान से देखो, ये हैड वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हैड हेल्पिंग वर्ब कब होता है? हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब तब होते हैं जब उनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो, ठीक है? अगर हम हैज हैव हैड को बिना मेन वर्ब के यूज कर रहे हैं तो फिर ये खुद ही मेन वर्ब हो जाते हैं। तो जो हैड हमने लिखा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको कल भी बताया था कि डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा द फैमिली हैड डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द डिडंट दे। अब बच्चा क्या करता है, उसको ये हैड हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ रही, भाई ये वर्ब है, ध्यान से देखो ये वर्ब है। ठीक है, चलो मैंने पहले कह दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस हैं, तुम हल्के में ले रहे हो अभी मामले को। नेक्स्ट, चलो एक बार ये अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो मैं बता देता हूं। देखो देखो देखो, हालांकि ये मुझे रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब क्या बताऊं, बच्चों को खींच के मैं मना भी नहीं कर पाता। ऑफलाइन वालों में तो मैं मना कर देता हूं, ऑनलाइन वालों को नहीं कर पाता। द ज्यूरी वॉज The jury took the jury dash unanimous in dash opinion। अब यहां से एक बार समझ लेना, मैं दोबारा फिर नहीं समझा पाऊंगा, बहुत हो गया। तो मैं सबूर से पढ़ना लिखना है नहीं, ठीक है? टीचर एक बार समझाए, दो बार समझाए, भाई ये सारे कॉन्सेप्ट इस बैच में मैंने पढ़ा रखे हैं। ऐसे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अभी हमारा 20% सिलेबस नहीं हुआ, ऐसे तो फिर हमें 2 साल लग जाएंगे सिलेबस पूरा करने में ऑनलाइन यूट्यूब पर। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन। चलो अब देखो ऑप्शन दे देता हूं। वॉज देयर, ठीक है? वर देयर, सी वॉज इट्स, डी वर इट्स। चलो आंसर बताओ, अभी समझ में आ जाएगा सबको। बालिका है क्या? ऑनलाइन में भैया कुछ पता नहीं चलता बालिका बालक का, ये कोई किसी की भी आईडी बना के बैठ जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोगों के आंसर देखकर मेरे नाचो निकल है खुशी के। चलो देखो एक चीज तो समझना, ठीक है? एक चीज तो समझना कि ये
और ये आंसर नहीं हो सकते, किसी हालत में आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते समझना, क्योंकि यहां पर जो हम वर्ब लिख रहे हैं और यहां पर जो हम डिटर्मिनर लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पर जो हम वर्ब लिख रहे हैं और वहां पे जो डिटर्मिनर लिख रहे हैं, वो दोनों ही हमारे सब्जेक्ट ज्यूरी के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। ठीक है, वो दोनों ही सब्जेक्ट ज्यूरी के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। अब अगर ज्यूरी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप दोनों को सिंगुलर लिखोगे, अगर ज्यूरी सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोनों को प्लूरल लिखोगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वर्ब सिंगुलर लिख दो डिटर्मिनर प्लूरल लिख दो, या वर्ब प्लूरल लिख दो डिटर्मिनर सिंगुलर लिख दो, तो ये दोनों तो गलत है ही है। मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो भाई वर्ब और डिटर्मिनर दोनों सिंगुलर वाले यूज करोगे या दोनों प्लूरल वाले यूज करोगे। ठीक है, अब ये डिसाइड कैसे होगा कि सिंगुलर वाले लिखे हैं प्लूरल वाले लिखे हैं, तो उसके लिए देखो समझना, क्या समझना, फिर से वही मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं कि अगर ज्यूरी, क्रू, टीम, फैमिली, काउंसिल, कमिटी, ठीक है, ऑडियंस एक्सेट्रा, अगर हम इन कलेक्टिव नाउन्स को, ज्यूरी, क्रू, टीम, फैमिली, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस को, अगर हम इन कलेक्टिव नाउन्स को यूज करें किसी सेंटेंस में, तो ये सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है इनके फंक्शन पे। अगर वो लोग जिनसे ये ग्रुप बनते हैं वो एक यूनिट के तरीके से एक्ट करें, ठीक है, तो ये सिंगुलर होते हैं। अगर वो लोग जिनसे ग्रुप बनते हैं वो एक सेपरेट इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट करें, तो ये प्लूरल होते हैं। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा, मान लो कोई सेंटेंस लिखा तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो लोग जिनसे ये ग्रुप बना है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं सेंटेंस में, इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं या इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो सेंटेंस में कोई ना कोई हिंट लिखा होता है। अब देखो, जैसे यहां पे लिखा यूनानिमस, यहां पे लिखा डिवाइडेड, तो अगर हम यहां पे लिख रहे हैं यूनानिमस, तो इसका मतलब जो ज्यूरी में मेंबर्स थे वो सारे यूनानिमस थे। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, कि सबका मत एक था, मतलब सबका ओपिनियन सेम था। तो अगर सबका ओपिनियन एक ही था, सबका ओपिनियन, तो इसका मतलब उनमें कोई डिवीजन नहीं था, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं थे, तो वो एक यूनिट के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर एक यूनिट के तरीके से एक्ट कर रहे हैं। यहां पे लिखा था ज्यूरी डैश डिवाइडेड, कि ज्यूरी के मेंबर्स जो थे डिवाइडेड थे, तो डिवाइडेड का मतलब उनके अपने अलग अलग ओपिनियन होंगे। तो अगर ज्यूरी में जो मेंबर्स हैं उनके अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो इसका मतलब वो लोग एक यूनिट के तरीके से एक्ट ना करके सेपरेट इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लूरल हो गए। तो यहां पे ज्यूरी प्लूरल है, ठीक है, यहां पे ज्यूरी सिंगुलर है, तो जहां पर सिंगुलर है वहां पर वाज और इट्स आ जाएगा, जहां पर प्लूरल है वहां पे वर और देयर आ जाएगा, ये आंसर, ठीक है। तो ये जो ज्यूरी है, क्रू है, टीम है, इनका कोई डेफिनेट सिंगुलर या प्लूरल नंबर नहीं होता है। इनका सिंगुलर प्लूरल नंबर डिसाइड होता है इनके फंक्शन से, कि सेंटेंस में फंक्शन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तैयारी तुम किसकी कर रहे होगे? हमें लगता है सीजन टीए2 की ना कहीं कर रहे हो, या तुम कोई नासा के वैज्ञानिक के लिए फॉर्म ना भर दो। ऐसे नहीं होता भैया। देखो, मतलब मैं तुम्हें झाड़ पे टांग दूं, मैं तुम्हें खुश रखूं हवा हवाई बना के, तो ये मेरा नेचर नहीं है, ठीक है। कुछ अपने को उठाओ भी, अपना लेवल भी उठाओ। 2.5-3 महीने से मुझसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, आज तक तुम्हारा लेवल वहीं पे जमीन पे तुम लेटे पड़े हो, चारों हाथ पैर पसारे, तो ऐसे तो नहीं भला होगा। थोड़ा सा अपने को उठाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग समझने में तुम्हें इतना टाइम लग जाता है, क्वेश्चन टैग पढ़ने में तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो तुम क्या तैयारी कर रहे हो? स्टूडेंट अपने को किस मुंह से कह लेते हो कि तुम स्टूडेंट हो? सिंपल से क्वेश्चन टैग तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहे, ठीक है। अब देखो, द फैमिली हैड डिफरेंट ओपिनियंस, तो यहां पे हमने लिख दिया द फैमिली हैड डिफरेंट ओपिनियंस, कि फैमिली के लोगों के अपने ओपिनियंस अलग अलग थे। तो इसका मतलब जो फैमिली के लोग हैं ये कैसे एक्ट कर रहे होंगे? इंडिविजुअल्स के तरीके से। तो यहाँ पे फैमिली क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो दे आ जाएगा, द फैमिली हैड। अच्छा, फिर उसके बाद में देखो एक और भी टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो हेड को हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं ये हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक है, सेकंड फॉर्म की। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब डिड्यूस करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे बन जाएगा डिडंट दे। अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, आगे समझ में तो ठीक, नहीं आ गया तो ठीक, दिमाग थोड़ी खराब कर लेंगे। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट कमल एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ न्यू म्यूजिक प्लेयर। तो भले बच्चों एक काम कर दो, ये जो बी क्वेश्चन टैग है ना, बी स्टेटमेंट है जिसपे मैंने स्टार बनाया, इसका क्वेश्चन टैग अपने आप लिख दो। मैं बहुत देर से चिल्ला चिल्ला के गला अपने बैठा चुका हूं, थोड़ा सा पानी पी लूं। Kamal and I have ordered a new music player.
आंसू आ गए सर। हैवंट, चलो अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे आंसर बता दें। ये डिंट और डोंट जो बता रहे हैं इनका मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता इनका मैं क्या करूं। इन पे तो हमें लगता है वो कोरोना की वैक्सीन भी असर नहीं करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ। अब जब हैव हेल्पिंग वर्ब है तब इन्हें यूज नहीं करनी। इनकी कलाकारी देखो, जब हैव हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब ऑर्डर्ड है तब इन्हें हैव यूज नहीं करना, और जब हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब इन्हें यूज करना। भाई मान गए तुम लोगों को तो ठीक है। मैं सही सोचता हूं ऑनलाइन वालों के बारे में, फिर बच्चा कोई कहेगा कि आप तो बुराई करते हो उनकी। देखो कमल एंड आई हैव ऑर्डर्ड में ना हैव हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हम इसका यूज क्वेश्चन टैग में करेंगे। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे नेगेटिव, हैवंट। अब हमें इसके बाद में लिखना है सब्जेक्ट। अब हमें क्या लिखना है इसके बाद में? इसके बाद में अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, ये जो हमने कमल एंड आई लिखा है ना, तो कमल है थर्ड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यूज करेंगे तो लिखना पड़ेगा प्रोनाउन क्या? ही। अगर हम कमल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे प्रोनाउन बच्चे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? कमल के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ हमने एंड से जोड़ रखा आई भी। तो हमें एक ऐसा प्रोनाउन लिखना है जो ही और आई दोनों के लिए कंबाइंड में यूज हो जाए, मतलब ही और आई जो दो प्रोनाउन है, तो हम क्वेश्चन टैग में दो सब्जेक्ट तो नहीं लिख पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? कमल और आई को मिलाकर एक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो देखो जब भी कहीं पे कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा हो तो कॉमन प्रोनाउन हमेशा लिखा करो वी। तो कमल और आई को अगर हम एक प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो वो प्रोनाउन होगा वी। वो प्रोनाउन बच्चे क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा वी। तो यहां पे क्वेश्चन टैग देखो क्या बन जाएगा? कमल एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ न्यू म्यूजिक प्लेयर, हैवंट वी। ठीक है, हैवंट वी क्वेश्चन टैग हो गया। अब ये जो मैंने तुम्हें समझाया है इसी पे बेस्ड में दो क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूं, जल्दी से आंसर बताना सारे बच्चे। देखो पहला क्वेश्चन, यू एंड दे ऑलवेज कम लेट, क्वेश्चन टैग। दूसरा, you and I always come late, question tag। तीसरा, he and she always come late, question tag। चलो जल्दी से आंसर लिखो, अंग्रेज बनेंगे। क्वेश्चन टैग जल्दी से लिखो। यू एंड दे ऑलवेज कम लेट, यू एंड आई ऑलवेज कम लेट, ही एंड सी ऑलवेज कम लेट। अब देखो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव में आपको डोंट तो लिखना ही पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और डू होती तो डोंट तो सब में आ गया, डोंट यहां भी आ गया, डोंट यहां भी आ गया। अब इसके आगे की कहानी तो मैं अपने आप पूरी करनी कि डोंट के बाद अब क्या लिखोगे? क्या लिख रहे हो बे? तीनों में डोंट यू, हाँ लिख दो, तुम तो देवी जी लिख दो, तीनों में डोंट यू भी लिख दो। अब देखो यहां पे समझना, यू एंड दे, यू सेकेंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, तो अगर हमें सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करना है तो हम सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो इसका प्रोनाउन बनेगा यू। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे यू। यहां पे लिखा हुआ यू एंड आई, यू सेकेंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन या फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए अगर कभी भी कॉमन प्रोनाउन यूज करना है तो हमेशा वी, मतलब अगर ग्रुप में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है तो कॉमन प्रोनाउन हमेशा वी होता है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वी। यू एंड आई ऑलवेज कम लेट, डोंट वी। यहां पर ना सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, मतलब इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन ही है। तो थर्ड पर्सन के अगर बहुत से प्रोनाउंस हो तो उनके लिए कॉमन प्रोनाउन थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाएगा दे, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट दे। You and they always come late, don't you? You and I always come late, don't we? He and she always come late, don't they? ठीक है,
चलो बढ़िया, बहुत से बच्चों ने आंसर सही किया है, बाकी बहुतों ने नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया उनका तो खैर मैं क्या ही कर लूंगा। तो द फैमिली हैड डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दैट डिडंट दे, ये क्वेश्चन टैग इसका हो गया। ठीक है, कमल एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ न्यू म्यूजिक प्लेयर, हैवंट वी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ए बी, ये तो थोड़ा आसान है। रिवाइज दिस चैप्टर्स ट्वाइस बिफोर द एग्जाम। अब हमने कहा कि भाई इन चैप्टर्स को एग्जाम से पहले 2 बार रिवाइज करना, एक बार से काम नहीं चलेगा। आई एम न्यू स्टूडेंट, तो बस आपको वेलकम ही कह सकता हूं। आप नए स्टूडेंट हो देन इतना ही आपसे कह सकता हूं भाई यू आर वेलकम, आपका स्वागत है यहाँ पर। बाकी कोई प्राइज वगैरह तो है नहीं मेरे पास, माइंड नोट करना, ठीक है। अब देखो, रिवाइज दिस चैप्टर्स ट्वाइस बिफोर द एग्जाम, कि इन चैप्टर्स को एग्जाम से पहले 2 बार रिवाइज कर लो। ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है करेक्ट दिस मिस्टेक्स इमीडिएटली, कि इन मिस्टेक्स को तुरंत सही करो। तुरंत का मतलब टाइम नहीं लगाना है। चलो आंसर बताओ। डू इट। देखो, एक मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, अगर आप लोग पहले से ना जानते हो तो ध्यान रखना, ठीक है। मतलब मेन पॉइंट है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बगैर कहानी चलेगी नहीं आगे। ये जो दोनों लिखे गए स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ये दोनों ही इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक, जब भी कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट वर्ब से हो ना, तो समझ जाने ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम अपने लिसनर को ऑर्डर देते हैं। ठीक है, जिनमें हम अपने लिसनर को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, एडवाइस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब कुल मिला के हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ करने के लिए, चाहे ऑर्डर के थ्रू, चाहे एडवाइस के थ्रू, चाहे रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होते हैं। अच्छा, ये बाकी जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे हमने किसी को कोई एक बात बताई कि मोहन हैज बॉट अ न्यू कार, कि मोहन ने एक नई कार खरीदी है, तो एक ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा लिसनर इसको लेकर रिस्पॉन्ड करेगा अपनी सोच के हिसाब से, हाँ ना जो है वो बताएगा। लेकिन जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये लिसनर से हम रिस्पॉन्स लेने के लिए नहीं पूछते, ये लिसनर को हम कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑर्डर करके, एडवाइस करके या रिक्वेस्ट करके। तो जब हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को मानेगा, उसके हिसाब से एक्ट करेगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स पॉजिटिव लिखा करो हमेशा। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होते हैं। और जब भी हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा अंडरस्टूड जो मतलब रिस्पॉन्स होता है वो मतलब पॉजिटिव ही होता है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी बात को मानेगा, तभी हम उसको एडवाइस ऑर्डर करते हैं। जिस पर्सन को लेकर हम नेगेटिव होते हैं, जिस पे मतलब हमें ये भरोसा नहीं होता कि बात को मानेगा और हमें लगता है हमारी बात नहीं मानेगा, तो हम उसको ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट उन्हीं लोगों को करते हैं जिनसे हम ये मान के चलते हैं कि वो ऐसा करेंगे। वो बाद में ना करें वो एक अलग बात है, बट हमने ये माना होता है कि ये ऐसा करेगा, तभी हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन एक पॉजिटिव बनेगा, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लिखा नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट होता हमेशा यू ही है। मतलब लिखा नहीं होता, बोला नहीं जाता, लेकिन वो होता हमेशा यू ही है। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट यू होता है। दूसरी बात, जब हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन फ्यूचर में होता है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका इफेक्टिव टाइम जो होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनका इफेक्टिव टाइम जो होता है वो फ्यूचर होता है। मतलब ये प्रेजेंट के एक्शन नहीं होते हैं, पास्ट के तो खैर कैसे भी नहीं हो सकते, ये हमेशा फ्यूचर के एक्शंस होते हैं। सबको ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इफेक्टिव टाइम फ्यूचर होता है। सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लिखा बोला नहीं जाता, अंडरस्टूड रहता है। चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होते हैं तो हमारा जो एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव नहीं लिखते। अब इतनी बातें जब तुम्हें पता होंगी तो क्वेश्चन टैग विल यू, क्वेश्चन टैग विल यू, ठीक है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका क्वेश्चन टैग लिखा करो विल यू। विल इसलिए क्योंकि उनका इफेक्टिव टाइम जो होता है फ्यूचर होता है, यू इसलिए क्योंकि उनका सब्जेक्टिव होता है। नेगेटिव लिखते नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होते हैं। ये चीज होगी, ठीक है।
लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं है, इसमें ना थोड़ा सा पेच है। क्या पेच है कि जैसे हमने किसी का रिवाइज दिस चैप्टर्स ट्वाइस बिफोर द एग्जाम, कि इन चैप्टर्स को 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लो। मान लो हम पर्सन को एडवाइस दे रहे हैं तो हमने वैल्यू लिख दिया, ठीक है। लेकिन कुछ और भी मॉडल्स होते हैं जो एडवाइस वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे आप ये भी लिख सकते हो कैन यू, ठीक है, रिवाइज दिस चैप्टर्स ट्वाइस बिफोर द एग्जाम, कैन यू, कर लोगे ऐसा? मतलब कर लोगे ऐसा मतलब हम उससे पूछ रहे हैं कि कर पाओगे, है तुम्हारे पास इतना टाइम कि 2 बार रिवाइज कर लो, है तुम्हारा मन 2 बार रिवाइज करने का, तो हम कैन यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, विल यू भी लिख सकते हैं। फिर जैसे हमने लिखा करेक्ट दिस मिस्टेक्स इमीडिएटली, इन मिस्टेक्स को तुरंत सही करो, तो हमने विल यू लिख दिया। विल यू तो एक तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस का जेनरिक क्वेश्चन टैग होता है। कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू लिख दो, सबका ही हो जाना है, ठीक है। लेकिन एक कहानी देखो यहाँ पे, क्या कहानी, मान लो इस पर्सन से हमने पहले 4 बार कहा कि ये मिस्टेक सही करो, उसने नई मिस्टेक सही की, अब हम इरिटेट हो गए। इरिटेट का मतलब हमने भाई इतनी बार इससे कहा कि ये काम करो, उसने नहीं किया, तो अब हम इरिटेट हो गए। तो जब हम इरिटेट हो जाते हैं या जब हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं गुस्से के साथ में, नाराजगी के साथ में, तो हम नेगेटिव भी उस केस में लिख सकते हैं, वांट यू। नहीं करोगे? करेक्ट दिस मिस्टेक इमीडिएटली, नहीं करोगे? बताओ, नहीं करोगे तो फिर कुछ इलाज करें तुम्हारा। तो यहाँ पे वांट यू भी लिख सकते हो, ठीक है, और काइंड टू भी लिख सकते हो, धमकाने धमकाने के पर्पज से। मान लो हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को फोर्स कर रहे हैं अपना काम करने के लिए, काइंड टू, नहीं कर सकते ऐसा। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका क्वेश्चन टैग होता है विल यू, जनरल क्वेश्चन उनका क्वेश्चन टैग उनका विल यू होता है। बट अपनी इंटेंशन के हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से हम दूसरे मॉडल्स का भी वहां पर यूज कर सकते हैं। मतलब रट्टा मत मान लेना कि विल यू ही होता है, हो सकता है वहां पे कुछ और लिखा और वो सही हो, ठीक है। अब ये बात मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मैंने किसी से एक बात कही, प्लीज हेल्प मी। मैंने कहा भाई मेरी मदद कर दो थोड़ी सी, प्लीज हेल्प मी। दूसरा सेंटेंस देखो, पोस्ट दिस, नहीं, convey this message to सरल। हमने किससे कहा भाई ये मैसेज सरल को कन्वे कर दो। चलो क्वेश्चन टैग्स लिखो, बच्चे इन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन टैग लिखो। प्लीज हेल्प मी, ठीक है, एंड कन्वे दिस मैसेज टू सरल। ये मैसेज सरल को कन्वे कर दो। कुछ समझ में नहीं आया, तभी तो मैं पढ़ाता हूं भैया, क्या करें। पहले 2010 की बात है, 2010 में 10 में तो मैं खैर दिल्ली आया भी शायद नहीं था, हाँ आ गया था। बात है 11 की, 11 या 12 की है। मैंने एक बार सोचा, मैंने जब स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि भाई इसमें तो बहुत चीजें टेढ़ी हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा एक बार, मतलब ऐसे ही सोचा, मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, इंग्लिश छोड़ता हूँ, मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। हमारा पीसीएम बैकग्राउंड भी था, जैसे हमने जब अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो खैर इंग्लिश लिटरेचर से कर लिया, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा पीसीएम था, मतलब 12th तक हम साइंस साइड के स्टूडेंट थे। उसके बाद में फिर हमने इंग्लिश लिटरेचर से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो मैथ्स वगैरह ठीक ही थी, बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे थे, मैथ्स फिजिक्स हमें शुरू से पसंद भी था, ठीक है। तो हमने सोचा थोड़ी सी मेहनत करें और मैथ्स पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि हमें लगता था कि मैथ्स जो है ना रीजनेबल सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, रीजनेबल सब्जेक्ट है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें उतने ज्यादा रीजंस तब मुझे पता नहीं थे, मुझे आते नहीं थे, ठीक है। तो हमने बीच में सोचा एक बार मैथ्स पे स्विच कर जाएं, कि इंग्लिश छोड़ दें मैथ्स पे चले जाएं, ठीक। लेकिन फिर खैर किन्हीं कारणों से, या यूं मान लीजिए कि ईश्वर आपसे कुछ और करवाना चाहता है, ईश्वर किस्मत आपसे कुछ और चाहता है, ठीक है। तो वो खैर मैं प्लान ही बनाता रहा कई बार, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं ऐसा कर पाता, कि स्विच कर पाता इंग्लिश से मैथ्स पे, स्विच नहीं कर पाया, इंग्लिश ही पढ़ाता रहा, ठीक है। अब खैर इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अब तो मुझे लगता है कि मैं मैथ्स में क्या रीजन होंगे, इंग्लिश में जबरदस्त रीजन होते हैं, गजब लॉजिक्स होते हैं, ठीक है।
तो ये जो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तुम्हारा इरिटेशन होता है, कुछ समझ में नहीं आया, यही हमें भी शुरू में लगता था कि कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन हमें धीरज था और तरीका सही था। मतलब अच्छी बात यह है कि हमारा तरीका सही था, प्रोसेस सही थी और खुद पे भरोसा था कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता था कि आज जितना हमारी नॉलेज है उसकी वो जितनी हमें आज क्लियर है, अगले दिन उससे ज्यादा क्लियर हो गई, उससे बेहतर हो गई, अगले दिन उससे बेहतर हो गई। तो ये पता था कि रास्ता सही है, जिस पे चल रहे हैं ना, रास्ता सही है, टाइम लगेगा बट मंजिल मिल जाएगी। मंजिल मिल गई। अब मुझे आज इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे डाउट है, मतलब है बहुत से डाउट है, लेकिन वो जो मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड नहीं है, वो सब उससे परे के हैं, ठीक है। मैं जितना इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसमें मुझे कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। उसके अलावा बहुत से मैं इंग्लिश को और भी लेवल के लिए सीखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, तो उसमें है अपने डाउट्स, वो भी धीरे धीरे सब क्लियर होते रहते हैं। तो ये जो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है ना कि कुछ समझ में नहीं आया, यही हमारा भी कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन भैया रास्ता सही चुनोगे और अपने पे भरोसा करोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रायः लल्लू बने घूमते रहोगे तो बस वीडियो डिसलाइक करो, इससे ज्यादा तुम्हें इंग्लिश आ गई, ठीक है, तुम्हें आ गई और हम सिखा चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन टैग समझ में नहीं आते, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भाई ऐसे नहीं चलता, तुम अपने को धोखा दे रहे हो, हम नहीं दे रहे तुम्हें धोखा, तुम जबरदस्त अपने पैर पे कुल्हाड़ी बजा रहे हो सुबह शाम। अब देखो जैसे ये लिखा प्लीज हेल्प मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कन्वे दिस मैसेज टू सरल, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू तो होता ही है, हमेशा होता है, विल यू तो अपना लिख ही लो, ये तो क्वेश्चन टैग है ही है। हाँ अब देखो कमेंट क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है अनीता जी कैसे हैं आप, ठीक है, और अभी क्या कह रहा था इंग्लिश समझ में नहीं आई। अबे भैया तेरे कर्म ही नहीं इंग्लिश तेरे को कभी जिंदगी में समझ में आए, तेरे कर्म ही ऐसे नहीं है, तो इंग्लिश कभी सीख ले, ठीक है, पढ़ने के बजाय मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है, तू पूछ क्या रहा है, तेरे कमेंट ये हो रहे हैं कि आप कैसी हो, आप कहां रहती हो, ठीक है, अब तू कह रहा है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तेरे कर्म है ऐसे तेरे को इंग्लिश आएगी, ये बता। तो अपने को सुधारोगे तो इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है, और ये जो हरकतें कर रहे हो तुम्हारी, ये इंग्लिश तो छोड़ो, तुम्हें पंजाबी नहीं आएगी। आ जाओ प्लीज हेल्प मी, तो क्वेश्चन टैग वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया। अब देखो एक चीज समझना, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो पोलाइटनेस वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड यू कुड यू का भी यूज कर सकते हैं। वुड यू, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश तेरे पास चल के आएगी अपने आप, तेरे को तो कुछ करना नहीं है, तेरे को खोपड़ी यूज नहीं करनी, अकल यूज नहीं करनी, नोट्स बनाने नहीं है, रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी तुझे कुछ करनी नहीं है, इंग्लिश तेरे पास अपने आप चल के आ जाएगी। हाँ। तो इसमें हो गया विल यू, वुड यू और कुड यू, ठीक है। नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट में लिखा वो कन्वे दिस मैसेज टू सरल, कि मैसेज ये सरल को कन्वे कर दो, ठीक है, तो विल यू तो हो ही गया। इसमें भी हम देखो वहां तो प्लीज लिखा था तो पता था कि भाई पोलाइटनेस है इसमें, तो पोलाइटनेस शो करने के लिए हम वुड कुड का यूज कर लेते हैं, बट यहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आप चाहो तो यहां पे वुड लिख सकते हो, नहीं तो कैन यू लिख दो, ठीक है, कन्वे दिस मैसेज टू सरल, विल यू, कैन यू कर दोगे ऐसा, ठीक है। चलो, और धमकाने के लिए मान लो हमने उस पर्सन से पहले भी 2-4 बार कहा हो ये मैसेज कन्वे कर दो, उसने नहीं किया हो, तो अपना इरिटेशन शो करने के लिए, नाराजगी शो करने के लिए हम वांट भी लिख सकते हैं, वांट यू। तो वांट यू हम तभी लिखते हैं जब हम किसी पर्सन को लेकर अपनी नाराजगी, अपना इरिटेशन एक्सप्रेस करें। तो कुल मिला के ये होता है कि जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उनका क्वेश्चन टैग विल यू तो हमेशा सही होता है, बट ऐसा नहीं है कि विल यू ही हमेशा सही होगा, आप जरूरत के हिसाब से दूसरे भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। खैर क्वेश्चन टैग जैसा कि मुझे लग नहीं रहा था, मैं सोच रहा था आज कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया, चलो कोई नहीं, कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन टैग बच्चों ना आपका आज रह गया, आज हो नहीं पाएगा क्योंकि आज मेरी क्लास भी है 7:15 बजे से, ऐप पर मैंने क्लास लगवा रखी है, एक्चुअल में, तो 7:15 बजे से मेरी एसएससी कोर्सेज में परिवर्तन 2.0 में ऐप पर क्लास है, तो आज हम क्लास आपकी यहीं पर रोकते हैं और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब देखो माना नहीं, इंग्लिश नहीं समझ में आई, ठीक है, अब देखो अपना परेशान है, चलो ठीक है बच्चों, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू। फिर आपका कल एक चैप्टर में कंप्लीट करवाता हूँ क्वेश्चन टैग, आज के लिए बाय।